नमस्कार सभी को। दोहरान हमारा चल रहा था संख्या पद्धति, यहां लिख भी देते हैं बच्चों, रिवीजन चल रहा है। ठीक है, एक दौर हम पूरी बुक का कर चुके हैं, अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। पिछली क्लास में दोहरान में हमने आप लोगों को रैशनल और इर्रेशनल यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझाया था। ठीक है, और कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देता है, यानी कि शांत और अशांत आवर्ती दशमलव देता है। इसी कड़ी में हम एक्सरसाइज 1.5 ले रहे हैं, पेज नंबर 28, 28 पेज नंबर। और पहला सवाल यही पूछा गया है बच्चों इसमें कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है। यानी कि रैशनल और इर्रेशनल हमारे को क्लासिफाई करने हैं, बांटने हैं। यस, आप और हम मिलके इसको समझेंगे। 2 माइनस वर्गमूल 5 √5। सेकंड पार्ट है 3 प्लस √23 और ब्रैकेट के बाहर माइनस √23। आइए पहले इन दोनों को समझें। जैसा हमने आपको बताया था कि इसमें ये जो पार्ट है ये इर्रेशनल यानी कि अपरिमेय है। वर्गमूल 5 का मान 2.2 और कुछ चलता रहता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसमें रैशनल पार्ट, इर्रेशनल पार्ट और ये दोनों कट भी नहीं रहे, इसलिए प्लस माइनस के बाद में ये संख्या हुई हमारी अपरिमेय। अभी जैसे इसमें भी रूट नजर आ रहा है, √23 इधर भी दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, ये आपस में कैंसिल हो रहे, कट रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां केवल 3 आ रहा है, जो कि कैसा है, परिमेय, रैशनल पार्ट है। ठीक है, आइए तीसरे पे गौर करें, थर्ड। 2 वर्गमूल 7 2√7 डिवाइडेड बाई 7√7। इसमें भी आप देख रहे हैं बच्चों ये बटे में है ना, तो √7 से √7 कट रहा है। हमारे पास जो मान आया 2/7 आ रहा है। और 2/7 कैसी संख्या है, परिमेय, रैशनल। इसी तरह से फोर्थ पार्ट 1/√2। अब बच्चों इसमें 1/√2 है, इसको हम पहले रैशनलाइज कर लेते हैं परिमेयकरण करने पर, कि अगर 1/√2 बटे में है ना, इसको अगर मैं ऊपर नीचे अंश और हर को, ऊपर नीचे से मतलब अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उनको मैं वर्गमूल 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर तो वर्गमूल 2 रहेगा और बटे में 2, तो वर्गमूल 2/2 क्या बना, अभी भी अपरिमेय ही रहा। ये अपरिमेय रहा, ये दोनों परिमेय में गए और ये भी अपरिमेय, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखें जरा। 2π। अब इसमें बच्चों ध्यान रखिए, पाई जो है ना, पाई अक्सर हमारे को पाई का मान 22/7 दिखता है, जबकि वास्तव में जो पाई है वो एक इर्रेशनल नंबर है। 22/7 से तो वो रैशनल लगेगा, लेकिन ये पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए चाहे वो 2π 3π वगैरह कुछ भी लिखा हुआ हो, किस में गया वो, अपरिमेय में, इर्रेशनल नंबर। और कुछ पार्ट इस चैप्टर में से भी हटा है बच्चों, वो हम आपको बता देंगे। तो देखा आप लोगों ने इसमें कौन सा पार्ट रैशनल कौन सा इर्रेशनल है। रैशनल हम बोलते हैं परिमेय परिमेय को, इर्रेशनल अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय। आइए आंसर शीट से जरूर मिलाएंगे बच्चों, और आप भी ये आदत डाल के चलिए। ठीक है, देखिए यहां पे 1.5 में अपरिमेय परिमेय परिमेय अपरिमेय अपरिमेय, तो यानी कि 3 अपरिमेय आई जबकि 2 परिमेय। उतार लीजिए जल्दी से आप लोग।
अपरिमेय, परिमेय, परिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय। अब सवाल नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। बच्चों इस तरह के सवाल कुछ मन से भी बना के दिए जा सकते हैं, हमारे शिक्षक साथी इस हेतु कुछ प्रयास कर सकते हैं आप लोगों के लिए। अभी तो हम बुक के ही सवाल समझा रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। कैसे करने हैं देखिए, सवाल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 3 प्लस रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस वर्गमूल 2। तो इसमें पहला ये 3 लीजिए और ये ब्रैकेट ऐसे के ऐसे लिखिए, फिर ये वर्गमूल 3 लिखिए, 2 प्लस अंडर रूट 2 ऐसे के ऐसे। 3 को जैसे ही हमने गुणा किया 3 दूनी 6 और इधर 3 वर्गमूल 2, इसको इससे गुणा किया 2 वर्गमूल 3 और इसको इससे गुणा किया। बच्चों इसमें ध्यान रखिए, इनमें दोनों ही कहीं रूट नहीं है तो 3 दूनी 6 बना, एक में रूट है एक में नहीं है तो 3 अंडर रूट 2 बना। यही पोजीशन यहां आई, लेकिन इनमें दोनों में वर्गमूल का चिन्ह है तो वर्गमूल के अंदर ही गुणा हो जाएंगी। अब ये यहां पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है, एक जैसे पद नहीं है, इसलिए यही पार्ट हमारा उत्तर हो गया। इसका सेकंड पार्ट समझने की कोशिश कीजिए। 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3, 3 प्लस वर्गमूल 3 और 3 माइनस वर्गमूल 3। ध्यान से समझिए बच्चों। तो यहां जो आइडेंटिटी लग रही है ना, चाहे तो वो आइडेंटिटी यानी कि सर्वसमीका लगा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के बीच में एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों तरफ पद एक से ही हैं। तो आइडेंटिटी यहां पे जो लगाएंगे, सर्वसमीका लगाएंगे, वो ये है। अच्छे बच्चों की तरह से यहां पे आपको सर्वसमीका लिख देनी चाहिए, ठीक है। तो यहां इस सर्वसमीका के अकॉर्डिंग 3 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बना 9 माइनस अंडर रूट 3 का 3 बराबर 6, उत्तर। ठीक है, तो 6 इसका उत्तर हुआ। और आप चाहें अगर मान लीजिए सर्वसमीका भूल जाते तो इस तरीके से भी इसको कर सकते थे। ध्यान रखिए, उतारिए जल्दी से। ये सवाल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। यस बच्चों, तो इसी तरह के ये जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ना बच्चों, वो भी ऐसे ही हैं। आइए थोड़ा सा तेजी से समझ लें। देखिए, सेकंड का थर्ड पार्ट √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो यहां जो सर्वसमीका लगी वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस सर्वसमीका के अकॉर्डिंग ये हुआ √5 का स्क्वायर प्लस 2 वर्गमूल 5 वर्गमूल 2 और प्लस
वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे वर्गमूल 5 का जो स्क्वायर है वो बना 5 प्लस 2 वर्गमूल 10 और प्लस 2 का स्क्वायर 2। तो देखा आपने, ये पार्ट इसमें प्लस हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10 ऐसा। और इसी में अगर फोर्थ पार्ट भी अगर हम देखें तो एक बार पुनः वही आइडेंटिटी जो हमने सेकंड में लगाई थी वो आपको नजर आएगी। तो ये इसमें माइनस इधर है प्लस इधर है, आइडेंटिटी a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हुआ वर्गमूल 5 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर। तो वर्गमूल 5 का स्क्वायर 5 माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2 बराबर 3। आइए आंसर शीट में इनके भी उत्तर हम मिला लें। 1.5 सेकंड का थर्ड एंड फोर्थ, यस सेकंड का थर्ड एंड फोर्थ 7 प्लस 2 रूट 10 और 3 बिल्कुल यही मिल रहे हैं। और उससे पहले 6 हमारा उत्तर आया था और 6 प्लस 3 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 3 प्लस रूट 6 हमारा फर्स्ट का पार्ट का उत्तर आया था। तो यही उत्तर चल रहे हैं बच्चों, उतार लीजिए जल्दी से आप लोग। यस, इसमें सवाल नंबर 3 आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C बटे D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखिए बच्चों, सवाल नंबर 3 में जो पाई है वो क्या है? परिधि बटे व्यास, परिधि बटे व्यास होता है। अब आप परिधि का सूत्र कैसे करेंगे? परिधि का सूत्र 2 पाई r, यानी कि परिधि में आपका पाई है और बटे 2r, चाहे तो पाई गुणा डी बटे डी भी लिख सकते हैं। यहां पे मैं लिख ही देता हूं, ऐसा भी लिखा जा सकता है पाई गुणा डी बटे डी। तो डी से डी कट रहा है क्योंकि परिधि, अगर आप बटे में देखोगे ना बच्चों, तो परिधि और व्यास इसके अनुपात से तो आपको वो परिमेय लगेगी। क्या लगेगी? परिमेय। लेकिन वास्तव में जो परिधि है हमारी वही इर्रेशनल नंबर है, वो हम 22/7 मान लेते हैं बच्चों, वास्तव में नहीं है। ठीक है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई इर्रेशनल नंबर है। ध्यान रखिए, ये तो रही बात सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 4 आपको संख्या रेखा पे प्रकट करने वाला, आपको फिलहाल संख्या रेखा पे √2 √3 वगैरह या इस तरह की संख्याएं 9.3 का रूट वो इस कोरोना काल में हटा दिया गया है। अब हम आपको सीधे 5वें सवाल में लिए चलते हैं, जहां हमारे को हरों का परिमेयकरण कीजिए लिखा हुआ है, यानी कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, जो अंश और हर होते हैं ना, इसमें हर में जो वर्गमूल में है उनको हमारे को साधारण संख्याओं में बदलना है, यानी कि परिमेय संख्याओं में बदलना है। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आज ही बच्चों हम शेष भाग में, अभी अंतराल के बाद में जो होगा उसमें अगली एक्सरसाइज जो 1.6 है उसको कवर करना चाहेंगे। घातांकों के नियम बेहद आसान है और दोहरान है, इसलिए आपने पहले तो कर ही लिया होगा अच्छी तरह से। आज बहुत अच्छी तरह से समझ आने वाला है बच्चों आप लोगों को। तो 1/√7 फर्स्ट पार्ट, इसमें
हरों का परिमेयकरण करना है, यानी कि अंश और हर इसमें बटे में वर्गमूल में नहीं रहे, इसको हम इसी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। वर्गमूल 7 है तो वर्गमूल 7 से ही ऊपर नीचे गुणा किया, तो ये √7 डिवाइडेड बाई 7 हो गया परिमेयकरण हर का। बस इतना ही करना है। सेकंड पार्ट में 1/√7 माइनस √6, तो आप देखेंगे बच्चों यहां पे √7 माइनस √6, क्या बोला मैंने? √7 माइनस √6 बटे में है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए, परिमेयकरण करने के लिए हम ऊपर नीचे √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, अंश को भी और हर को भी। तो यहां हुआ √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर। तो यहां तो √7 प्लस √6 आया। अब बटे में वर्गमूल 7 का स्क्वायर 7, शाबाश, और इसका स्क्वायर 6, बहुत अच्छे। अरे बच्चों वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है ना स्क्वायर करते हैं तो, और बटे में हुआ 1, तो वो परिमेयकरण हो गया। बस बटे का 1 हम नहीं लिख रहे, ये इसका परिमेयकरण हो गया, किसका? हर का। इस तरह से, ठीक है। अब देखिए पार्ट नंबर 3, (1/√5 प्लस √2), इसको हम ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? √5 माइनस √2 से। तो ऊपर √5 माइनस √2 ऐसे के ऐसे, और बटे में वर्गमूल 5 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर। तो √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2, तो वो बटे में आया 3। बटे में क्या आया? 3। वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 बटे 3। इस तरह से ये इसका उत्तर, ये इसका उत्तर। और एक पार्ट और बचा है इसी में, 1/√7 माइनस 2, यानी इसमें 2 पे वर्गमूल का चिन्ह नहीं है। बच्चों 1 मिनट की बात है, और अंतराल से पहले हम इसको भी कवर कर सकते हैं। यस, पार्ट 4, 1/√7 माइनस 2, इसको किससे गुणा करेंगे हम? √7 प्लस 2 से। यह ध्यान रखना है बच्चों, इस बार इसमें रूट नहीं है तो हम भी नहीं लगाएंगे। सवाल केवल इतना था, यहां माइनस है तो हम प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये √7 प्लस 2, और यहां a² माइनस b² की आइडेंटिटी लग गई बच्चों। तो √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4, तो ये आया √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ऐसे हमारे ये चारों पार्ट आप लोगों के सामने ये हो गए। आंसर शीट से जरूर मिलाएंगे अंतराल से पहले। देखिए जरा, यस, √7 अपॉन 7 बिल्कुल, और √7 प्लस √6 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट में √5 माइनस √2 अपॉन 3 एंड √7 प्लस 2 अपॉन 3। आंसर शीट से बिल्कुल मिल रहे हैं बच्चों। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.5 का सवाल नंबर 5, और उसी के चारों पार्ट हमने आप लोगों को आपके सामने समझा दिए। ठीक है, बाकी के जो एक्सरसाइज है उसको लेके हाजिर हो रहे हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। कुछ बच्चों का कहना था, सर एक बार प्लीज हमारे को ये दिखा दीजिए कैसे क्या करना था। तो समझ लीजिए, 5वें के फर्स्ट पार्ट में 1/वर्गमूल 7। बच्चों थोड़ा सा हम तेजी से समझा दें, कम ऑन। 1/√7 हमारे को रैशनलाइज करना था, परिमेयकरण करना था। तो इसको हम ऊपर और नीचे वर्गमूल 7 से गुणा किया, जिससे ये दोनों गुणा होके 7 बन जाए। हमारे को परिमेयकरण करना है हर का, किसका? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का। तो बटे में वर्गमूल 7 नहीं रहना चाहिए। इसी तरह से हमने ये चारों पार्ट आपको समझाए। अब अगर हम इन पे ज्यादा वक्त देंगे तो हमारी जो 1.5 है, 1.6 घातांकों के नियम, वो अधूरी रह जाएगी बच्चों। तो हम आपको सीधे उसके लिए चल रहे हैं, रिवीजन के लिए, दोहरान के लिए। देखिए, और फिर हम लेंगे पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद। क्लास 10th में संख्या पद्धति की जगह वास्तविक संख्याएं एक चैप्टर मिलेगा, और सेकंड जो चैप्टर है बहुपद के नाम से ही होगा, जैसे 9th में है। तो घातांक नियम, इसमें देखिए जनरली जो नियम चल रहा है बच्चों, वो आप लोगों के एक ही घात वाले चल रहे हैं। फर्स्ट हम ले रहे हैं एक की घात m गुणा एक की घात n। डॉट से मतलब गुणा है, तो ये एक की घात m प्लस n बनाते हैं। अगर समान आधार की घातें, अगर समान आधार वाले संख्याएं गुणा होती तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। और सेकंड आप लोगों की बुक में जो दिया हुआ है एक की घात m और उस पे घात n, तो वो एक की घात mn हो गई बच्चों। थर्ड जो आप लोगों को दिया हुआ है वो है बटे में एक की घात m बटे एक की घात n। तो ऐसे में घातें आपस में घट जाती हैं, ये प्लस हो जाती हैं, ये माइनस हो जाती हैं। और चौथे में हम ले रहे हैं एक की घात m और b की घात m है, तो इसको ab की घात m लिखा जा सकता है। कभी ऐसा हो तो ऐसा लिखा जा सकता है। ये तो थे घातांक नियम की बात। अब हम आप लोगों को सीधे एक्सरसाइज 1.6 में लिए चलते हैं, जहां हमारे को मान ज्ञात करने हैं। और इसमें मैं अक्सर कहता रहता हूं बच्चों कि आप थोड़े से घातों को याद कीजिए, रटना नहीं। 0 की घात, ये 2 की घात 0, उसका मान 1, 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 बराबर 4, 2 की घात 3 बराबर 8, 2 की घात 4 बराबर 16 और 2 की घात 5 बराबर 32। अपने स्पीड अच्छी खासी अगर करना चाहते हैं तो ये याद ही होने चाहिए। हम कभी भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। 2 की घात 6 64, 2 की घात 7 बराबर 128, 2 की घात 8 बराबर 256, 256 और 2 की घात 9 बराबर 512, 512 और 2 की घात 10, यहां पे जाके हम रुक जाते हैं 1024। तो आपको ये खेल ही खेल में प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि आगे अगर 10 बच्चे बैठे हमारे पहली लाइन में, तो एक को हमने बोला 2 बोलिए, 4 बोलिए, 8, 16, 32, जस्ट डबल करते जा रहा है। तो खेल ही खेल में ये याद हो जाएंगे। आप लोगों को गणित बेहद आसान लगेगी, रोचक लगेगी। ठीक है। और कभी कभी ऐसे प्रैक्टिस कर लिया करो, जैसे मैं बोल के बता दूं आप लोगों को कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024। फिर से सुनिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024। ऐसे ही 3 की घातें, लेकिन इतने तक जाने की जरूरत नहीं है। 3 की घात 5 की घात भी बहुत यूज आती है। देखिए 3 की घात 0 वही मान 1 होगा, चाहे 5 की घात 0 मान 1 ही होगा। तो 3 की घात 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4, 3 की घात 5 और 3 की घात 6।
ये 3, 9, 27, 81, 243 और 729। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729। ऐसे ही 5 की घातें भी आपको याद अगर रहती है तो बहुत अच्छी बात है, वक्त बचाएगी। घातांकों के नियम में इन सब का यूज अभी होने वाला है बच्चों। 5 की घात 4 बराबर 625, 5 की घात 5 3125 और 5 की घात 6 बराबर 15625। 5 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125 पंजे 15625। अब ये इधर ये घाते, इनके मान हमने आपको याद करवाए, इधर घातांकों के नियम, यही सब मिलके हमारी इस एक्सरसाइज को आसान बनाएंगे बच्चों। ठीक है, एक बार हम फिर से बता दें कि यहां बड़े बड़े अक्षरों में हमने लिखा है, ये दोहरान चल रहा है, हमारा रिवीजन चल रहा है। देखिए, हमें एक्सरसाइज 1.6 ज्ञात कीजिए, हमें मान ज्ञात करने हैं फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। पेज नंबर 31 पे हम चल रहे हैं। 64 की घात 1/2। अब 64 को हम, ये देखिए ये रहा 64, 2 की घात 6 भी लिख सकते हैं, 4 की घात 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। और यहां 1/2 कह रहा है, 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है, तो हम चाहें तो 8 की घात 2 और उस पे घात 1/2 भी लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा ना बच्चों। 8 की घात 1 अर्थात 8 उत्तर आ गया इसका। सेकंड पार्ट देखिए, 32 की घात 1/5। बच्चों आप लोग देख रहे हो कि ये सभी मान, यहां 64 ये रहा, 32 ये रहा, इसीलिए नहीं मिटाया इनको। ठीक है, यही हमारी एक तरह से पढ़ाने की जो पाठ्य सामग्री है वो यही है, टीचिंग एड बोल सकते हो आप इसको, ये जो लिखा है हमने। तो यहां 2 की घात 5 और उस पे घात 1/5 चल ही रहा है, तो 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की घात 1 बराबर 2 उत्तर। इसी कड़ी में जो थर्ड पार्ट है 125, 125। अब इधर देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट पहले सवाल का, 125 की घात 1/3 चाहिए, ये रहा 125, ये रहा, तो हम 125 को 5 की घात 3 लिख सकते हैं, उस पे घात 1/3 चल ही रही है, तो 3 से 3 कट गया, 5 उत्तर आ गया। तो देखा आप लोगों ने, सवाल नंबर 1 के सभी पार्ट हमने आप लोगों के सामने समझाए। अब सवाल नंबर 2 में यहां 9 की घात 3/2, 9 की घात क्या दिख रही है फर्स्ट पार्ट में, 9 की घात 3/2, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 और पूरे पे घात 3/2 चल ही रहा है, तो 2 से 2 कटा, 3 की घात 3 बराबर 27 उत्तर आ गया। ऐसे 32 की घात 2/5, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5, यहां पे भी तो लिखा था ना बच्चों 32 को, वही फिर से आ रहा है, तो यहां 2 की घात 5 और उस पे घात 2/5, तो 5 से 5 कट गया, 2 की घात 2 बराबर 4 उत्तर आ गए बच्चों। और इसी में जो थर्ड पार्ट है बच्चों, रिवीजन में थोड़ा सा तेज तो हमें लेना ही पड़ेगा ना बच्चों, ध्यान रखिए। थर्ड पार्ट है 16 की घात 3/4, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 बटे, इधर घात 3/4 में चल ही रहा है, 4 से 4 कट गया,
तो 2 की घात 3 और उसका मान 8 होता है ना बच्चों। बस ऐसे एक 4th पार्ट इसका बचा है, किसका? सवाल नंबर 2 का। इतनी जगह काफी है बच्चों 4th के लिए। है क्या? 125 की घात -1/3। तो इसको हम 5 की घात 3 लिख सकते हैं, पूरे पे घात -1/3 चल ही रहा है। 5 की घात -1 बराबर 1/5 भी लिख सकते हैं। दिख तो रहा है ना बच्चों आप लोगों को? अक्सर घात अगर कभी नेगेटिव में आ रही है ना, तो उसको हम ऋणात्मक में छोड़ना अच्छा नहीं मानते। आप तो ये ध्यान रखिए, हम चाहते हैं वो धनात्मक में रहे घात, इस तरह से उसको पॉजिटिव में बदल लेते हैं। यस, पहले का 8, सवाल नंबर 1 के सभी पार्ट हम उत्तरमाला से मिला रहे हैं, 8, 2, 5। और सवाल नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में 27, सेकंड में 4, फिर 8 और फिर 1/5। और बच्चों सुनो, इसको इन्होंने आंसर शीट में भी समझा दिया आप लोगों को कि कहीं बच्चों को तकलीफ नहीं आए। तो एनसीईआरटी आपकी पूरी तरह से मदद करती है बच्चों। उतारिए यहां तक। बच्चों, अब एक पार्ट और बाकी है हमारा, सवाल नंबर 3 का। आइए उसको भी समझ लें। यस, ये घातांकों के नियम आप लोग बखूबी समझ गए होंगे। इसी जगह पे हम सवाल नंबर 3 के पार्ट ले लेते हैं। देखिए जरा, फर्स्ट 2 की घात 2/3 डॉट 3 की घात 1/5। 2 की घात 2/3 डॉट, नहीं यहां पे भी 2 ही है बच्चों, ठीक है। जब आधार समान है तो इनकी घातें प्लस हो जाएगी बच्चों, +1/5। तो हमने ये 2, यहां 15 लघुत्तम, 3 का भाग 5 बार गया, 5 दूनी 10, 5 का भाग 3 बार गया 3। तो यहां 2 की घात 13/15 हमारे को उत्तर मिला। ये वाला पार्ट थोड़ा सा मुश्किल जान पड़ रहा है बच्चों। यस, 2 की घात 13/15 है। अगले में सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 1.6, 1/3 की घात 3 और पूरे पे घात है 7। तो ये 7, 1 पे भी घात लग गई और नीचे 7 की घात, 3 की घात 3 गुणा 7 हो गई। तो 3 सत्ते 21। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और आपके आंसर शीट में 3 की घात -21 लिखा हुआ है बच्चों। तो हम उसी तरह से लिख देते हैं जिससे कहीं कोई डाउट नहीं रहे। अगले में 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4 है। तो इसमें आधार समान है, तो
तो 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, अभी सभी नियम आपको बताए थे, वही नियम लग रहे हैं। यहां 11 और लघुत्तम में 4, 2 का भाग 2 बार, 2 एकम 2, 4 का भाग 1 बार, 1 एकम 1। तो यहां 11 की घात 1/4 उत्तर आया बच्चों। ठीक है, आइए आंसर शीट का मिलाने का क्रम एक बार हम फिर से देखते हैं। 11 की घात 1/4 मिल रहा है, 3 की घात -21 मिल रहा है पिछले वाले सवाल में। और अगला जो फोर्थ पार्ट, अंतिम पार्ट है ना इसका, उस अंतिम पार्ट में जब दोनों की घातें समान हैं, यहां 7 की घात 1/2 और यहां 8 की घात 1/2 है। जब घातें समान हो तो एक नियम में मैंने आपको बताया था mn ऊपर आ गया था, वैसा ही है, m ऊपर आ गया था, वही नियम यहां लग रहा है। 7 गुणा 8 ब्रैकेट में पूरे पे घात 1/2, तो इसको हम लिखेंगे 56 की घात 1/2 उत्तर। ठीक है, और अगर बच्चों अगर आप लोग नियम लिख सको ना, जैसे इसमें जो नियम लग रहा था वो लग रहा था a की घात m, b की घात m बराबर ab की घात m। अगर आप नियम साथ में लिख दें कौन सा किस में लग रहा है तो बहुत अच्छा रहेगा। यहां समान आधार है, उनकी घातें प्लस हो रही है, यहां घातों से घातें गुणा हो रही है, इसमें माइनस हो रही है, समान आधार की घातें घट रही है। ठीक है, तो आपने देखा 1.5 और 1.6 दोनों को हमने कवर करने की कोशिश की है दोहरान के अंदर, रिवीजन में। और अगली एक्सरसाइज बहुपद बहुत काम की है बच्चों, लेंगे तो रिवीजन में तो हम तेजी से लेंगे, 2 दिन या 3 दिन में हमारे को पूरी एक्सरसाइज कवर करनी है बच्चों दोहरान में, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज आपके वार्षिक परीक्षा से पहले कवर कर सके। तो संभवतः आज की इस क्लास में आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा, और ये मान अक्सर आप लोग याद कर लीजिए, बहुत वक्त बचाएंगे, मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।
बच्चों? लेसन नंबर 8 गति, मोशन। आज हम मोशन के आगे डिटेल देखेंगे। तो हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को देख लिया था बच्चों। आज हम देखेंगे एक समान गति एवं असमान गति। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। देखिए बच्चों, एक गाड़ी या एक वस्तु एक सेकंड में 50 मीटर जाती है, अगले एक सेकंड में फिर 50 मीटर जाती है और उससे अगले एक सेकंड में 50 मीटर जाती है। अगर हम टाइम इंटरवल देखें तो समय है 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड और डिस्टेंस जो तय कर रही है वो है 50 मीटर, 50 मीटर और 50 मीटर। आप क्या देखते हैं बच्चों कि समान समय अंतराल में वस्तु द्वारा समान दूरी तय की जाती है। तो इस प्रकार की जो गति होती है वह कहलाती है एक समान गति। क्या कहलाएगी? एक समान गति। तो हम बता सकते हैं बच्चों कि वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में, परिभाषा लिख सकते हैं हम, वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना एक समान गति कहलाती है। एक समान गति कहलाती है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। देखिए बच्चों, एक तो ये है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है तो कहलाती है एक समान गति। इसकी एक शर्त है बच्चों कि जो समय अंतराल है वो अल्प होना चाहिए। तो इस प्रकार की गति में, इस प्रकार की गति में समय अंतराल अल्प होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो डिस्टेंस क्या हो सकती है? कम ज्यादा हो सकती है, दूरी कम ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए समय अंतराल भी क्या होना चाहिए? अल्प होना चाहिए। तो पहला हमने आपको बताया एक समान गति। एक समान गति की परिभाषा बताइए आपको विद एग्जाम्पल कि हमने बताया एक सेकंड में कोई वस्तु 50 मीटर जाती है, अगले एक सेकंड में फिर 50 मीटर, उससे अगले एक सेकंड में 50 मीटर। तो वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में एक सेकंड था बच्चों, और दूरी भी कितनी है? समान 50 मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर। तो वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना एक समान गति कहलाती है। और इस प्रकार की गति में समय अंतराल अल्प होना चाहिए। तो ये जैसे कोई खाली जगह होगी उसमें इस तरीके की गति पाई जा सकती है। खाली रोड है उस पर इस प्रकार की गति पाई जा सकती है कि एक सेकंड में 50 मीटर, एक सेकंड में 50 मीटर। तो खाली रोड पर जहां भीड़ भाड़ नहीं हो वहां पर इस प्रकार की गति पाई जाती है एक समान गति। अब देखिए कि अगर कोई गाड़ी लेकर जा रहे हैं हम और भीड़ भाड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, मार्केट में ही देख लीजिए कि हमें गाड़ी लेकर जानी है और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, यहाँ पर बीच बीच में रुकावटें हैं। तो जब गाड़ी लेकर जाते हैं तो जहां खाली जगह होती है वहां पर क्या होती है? डिस्टेंस कम समय में बढ़ जाती है, और उसी समय में अगर भीड़ है तो डिस्टेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो कभी तो डिस्टेंस कम हो गई है, कभी ज्यादा हो गई है उसी समान समय अंतराल में। तो जब कम ज्यादा हो जाती है भीड़ वाले एरिया में
तब इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? असमान गति। अब देखते हैं हम, ये थी हमारी एक समान गति। अब देखते हैं असमान गति। देखिए बच्चों, भीड़ भाड़ वाला एरिया है और यही गाड़ी जो अभी हमने देखी थी वही गाड़ी भीड़ भाड़ में, खाली जगह है तो चल लेती है 50 मीटर और भीड़ है तो चलती है 20 मीटर, उससे थोड़ी कम भीड़ है तो चलती है 30 मीटर और कभी फिर वापस भीड़ कम होने पे चलती है 50 मीटर, एक एक सेकंड के समय अंतराल में। तो समय अंतराल है 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। जब बिल्कुल भीड़ नहीं थी तो वस्तु चल रही थी 50 मीटर 1 सेकंड में। थोड़ी भीड़ आ गई बच्चों तो वस्तु की स्पीड यानी कि दूरी कम हो गई 20 मीटर 1 सेकंड में। फिर थोड़ी भीड़ कम हुई तो यहाँ पर हो गया 30 मीटर और वापस जब भीड़ बिल्कुल कम हो गई तो वापस हो गई 50 मीटर। आप क्या देख रहे हैं कि समान समय अंतराल है लेकिन असमान दूरी तय कर रही है वस्तु। तो जब वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना क्या कहलाती है? असमान गति। तो हम लिख सकते हैं वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में असमान दूरी, असमान दूरी तय करना असमान गति कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन गति कहलाती है। तो ये थी असमान गति। नोट कर लीजिए आप विद एग्जाम्पल, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया है। टाइम तो बच्चों देखिए हमने देखी असमान गति, एक समान और असमान गति। जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाए तो एक समान, और समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाए तो असमान गति। अब हम देखते हैं गति का मापन। गति को कैसे मापें? गति का मापन देखिए बच्चों कि ये कोई ए पॉइंट है और इसकी दूरी निश्चित है बी पॉइंट तक, और ये दूरी निश्चित है, ये मान लीजिए ये है 5 किलोमीटर। कितनी है? 5 किलोमीटर। विभिन्न वस्तुएं जैसे कि कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रक,
विभिन्न वस्तुओं को ये दूरी पार करनी है, और जब पार करती हैं तो ये क्या करती हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करती हैं। जैसे देखिए कि मान लो ये दूरी कर रही है 1 किलोमीटर दूरी तय कर रही है 5 सेकंड में, और ये स्कूटर कर रहा है 1 किलोमीटर 10 सेकंड में, इसी तरह मोटरसाइकिल कर रही है 8 सेकंड में, इसी तरीके से ट्रक देखा जाए तो वो तो कर रहा है धीरे धीरे चल रहा है, कई बार तेज भी चलता है, तो हम लिख सकते हैं 4 सेकंड में। हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि 1 किलोमीटर की दूरी अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय अंतराल में तय कर रही है। दूरी समान है, समय अलग अलग हो गया, समय अलग अलग हो गया तो इनकी इस डिस्टेंस को, ये जो निश्चित डिस्टेंस है, इसको पार करने में गति की दर बदल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी दूरी को तय कर लेती हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस, दूरी फिक्स है और समय अंतराल यहां पर अलग अलग है अलग अलग वस्तुओं के लिए। जब समय अंतराल अलग अलग है तो यानी कि जो गति की दर है वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। देखिए बच्चों कि कोई इकाई समय ले लेते हैं 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटे। तो इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा, देखिए कोई वस्तु है और यहां पर इकाई समय में, इकाई समय मैंने आपको बताया, इकाई समय में आप 1 सेकंड ले सकते हैं, 1 मिनट ले सकते हैं या 1 घंटा ले सकते हैं। और कोई वस्तु है इकाई समय में जितनी दूरी तय करेगी, ये एस है क्या दूरी मान लीजिए, तो इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, उसकी चाल। तो हम लिख सकते हैं बच्चों नेक्स्ट चाल, और चाल को बोलते हैं स्पीड। तो चाल की परिभाषा क्या लिखेंगे, वस्तु द्वारा इकाई समय में, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है बच्चों। इकाई समय में जो दूरी तय की जाती है वह कहलाती है चाल। तो चाल कहलाती है स्पीड, कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी वस्तु, वह उसकी क्या होगी, चाल, यानी कि स्पीड। अब देखिए हम यहां पर क्या क्या यूज कर रहे हैं, दूरी और समय। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बच्चों चाल बराबर क्या होगी, दूरी बटे में समय। जैसा कि आप मैथ में भी देखते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल। देखिए चाल बराबर है दूरी बटा समय। हमने दूरी का मात्रक बताया था मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर, और समय का बता रहे हैं हम सेकंड, मिनट या आवर। तो ये दूरी का मात्रक और ये हमने बताया समय का मात्रक, कोई सा भी ले सकते हैं। तो हम यहां पर एसआई मात्रक यूज करेंगे। तो दूरी का एसआई मात्रक है मीटर और समय का मात्रक है सेकंड। दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो हम यहां पर चाल का मात्रक लिख सकते हैं, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड है।
और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मीटर को m से और सेकंड को सेकंड से। तो ये देख सकते हैं हम चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो चाल क्या हुई बच्चों? वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, और चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर को m से और समय को सेकंड से लिखते हैं, नोट कर लीजिए। तो ये बच्चों हमने बताई आपको चाल बराबर दूरी बटा समय, और इसका मात्रक बताया मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, जिस प्रकार से दूरी अदिश राशि है तो यहां पर चाल भी कैसी होगी? अदिश राशि। इसमें हमें कहीं कोई दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा, तो हम लिख सकते हैं चाल अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है, इसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता। बच्चों अभी वक्त तो चला ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों। तो अभी हम देख रहे थे चाल। अब देखिए कि चाल भी समान और असमान होती है। अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाए जब तो चाल कैसी होगी? समान, एक समान। और समय अंतराल समान है लेकिन दूरी भिन्न भिन्न है, तो फिर वो चाल कैसी होगी? एक समान ना होके होगी असमान। देखिए बच्चों कि ये हम इस एक मोटरसाइकिल कोई चला रहा, एक कार कोई चला रहा है और वो 1 सेकंड में चला रहा है बच्चों 2 मीटर, अगले 1 सेकंड में चला रहा है 3 मीटर
और अगले 1 सेकंड में चला रहा है 2 मीटर वापस से। 1 मीटर कर देते हैं, 1 मीटर 1 सेकंड में। अब आप क्या देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? एक सेकंड में 2 मीटर चल रही है कार, और फिर अगले 1 सेकंड में 3 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर। अगर हम इसकी चाल निकालें बच्चों, तो देखिए यहां पर जो चाल आएगी, समय का भाग लगाते हैं दूरी पे। दूरी कितनी है? 2 मीटर, समय है 1 सेकंड। एक चाल ये आ जाती है। फिर दूसरे के लिए निकालें तो दूसरी चाल आ जाएगी 3/1, और फिर आगे निकालें तो चाल आ जाएगी 1/1। तो हम कैसे चाल निकालें कि ये कार किस स्पीड से चल रही है? तो इसकी कार को यहां से वहां तक जो डिस्टेंस तय की गई है, उसके लिए जो चाल निकाली जाती है, स्पीड निकाली जाती है, उसे हम कहते हैं औसत चाल। क्या कहेंगे? औसत चाल। और औसत चाल क्या है? वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई या कुल दूरी, और ये दूरी कुल 2 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर है, तो कुल दूरी, और समय भी कुल। तो कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय। तो जब अलग अलग डिफरेंट अगर दूरी आती है, तो चाल भी डिफरेंट आती है, तब हम चाल निकालते हैं औसत चाल। क्योंकि अलग अलग चाल को हम डिफाइन नहीं कर सकते, कैसे बताएं कि किस चाल से चल रही है? 1 सेकंड में 2 मीटर है, अगले 1 सेकंड में 3 मीटर है, उससे अगले 1 सेकंड में 1 मीटर है। तब हम अलग अलग चाल नहीं निकाल कर क्या करते हैं बच्चों? एवरेज स्पीड निकालते हैं, औसत चाल निकालते हैं। और औसत चाल निकालने के लिए क्या किया जाता है? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, जैसे 2 मीटर, 3 मीटर और 1 मीटर, इसको टोटल कर लेंगे तो कुल दूरी, और इसे तय करने में लगा कुल समय। तो हम देखते हैं बच्चों, देखिए कि यहां पर जो हमने एग्जाम्पल बताया है, उसमें कुल दूरी कितनी है? 2 + 3 + 1, और समय कितना है? 1 सेकंड, 1 सेकंड और 1 सेकंड। अब देखिए 2, 3 और 1 कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। पहले आप इसे उतार लीजिए, फिर मैं आपको लिखवाती हूं ढंग से, इसका कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। पहले इसकी परिभाषा और सूत्र लिख लीजिए। देखिए, तो अब ये जो फॉर्मूला है जो हमने लिखा है, इससे हम उसको सॉल्व करते हैं, जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया है। देखिए कि औसत चाल को लिखते हैं एवरेज स्पीड या औसत चाल, और हमें ये निकालनी है बच्चों। तो देखिए अभी हमने बताया कि 2 मीटर तय करती है, फिर 3 मीटर तय करती है, फिर 1 मीटर, और समय कितना था? 1 सेकंड, 1 सेकंड और 1 सेकंड। 2, 3 और 1 कितने होते हैं? 6, और 1 + 1 + 1 कितने होते हैं? 3। तो देखिए बच्चों, अब हम भाग लगाते हैं 6 में 3 का, तो ये आता है 2 मीटर प्रति सेकंड।
काट दिया इसको हमने 3 से, तो हमारी जो औसत चाल आ रही है वह आ रही है बच्चों 2 मीटर प्रति सेकंड। और जबकि जब हमने अलग अलग निकाली तो एक बार आ रही थी 2 मीटर प्रति सेकंड, दूसरी बार आ रही थी 3 मीटर प्रति सेकंड और तीसरी बार आ रही थी 1 मीटर प्रति सेकंड। हमने इसका सबका एवरेज निकाला। एवरेज निकालने के लिए टोटल दूरी कर देंगे, जोड़ देंगे उसे और फिर उसके बाद समय को भी टोटल कर देंगे, जोड़ देंगे और उसके बाद जो आता है वह होगी हमारी औसत चाल। तो ये हमने आपको बताया औसत चाल कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी में अगर कुल समय का भाग लगा दिया जाए तो वह होगी आपकी औसत चाल। मान लीजिए एक वस्तु की चाल v है, स्मॉल v, t समय में वस्तु s, स्मॉल s दूरी तय करती है।